हेलो मेरे सीए फाइनल वाले प्यारे दोस्तों। दोस्तों सेट सी एसपीओएम में अगर सबसे सिंपल अगर कोई सब्जेक्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट है। सिंपल इसलिए भाई जिनने सीए इंटर में ऑडिट पढ़ा है ना, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं। कोई आपको सेक्शन लॉ वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथली ये होगा। और इसके जो भी चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर दिखने में 9 है, लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत इजी है। और इसलिए और ज़्यादा इजी है दोस्तों, 15 से 18 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स मैंने हर चैप्टर को कवर किया है। आपको मॉड्यूल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आइडिया मिलेगा। चैप्टर 1 आज हम इसका देखने वाले हैं। और भी सारे चैप्टर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 में टोटल 5 हेडिंग्स पढ़नी है। हर चैप्टर में मैं आपको पहले ही बता दूंगा कितना पढ़ना है। और ओवरऑल देख लीजिए, इतने से पेजेस में नोट्स हैं जो फटाफट अभी हमारे होने वाले हैं। हमें हर चीज़ लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है, हेडिंग से ही समझना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो फटाफट हम इसको ख़त्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ हमें देखनी है, जो 5 हेडिंग्स हैं उनमें सबसे पहले हमें देखना है रिस्क और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन। और इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रिस्क देखेंगे। और टाइप्स ऑफ रिस्क में 2 रिस्क ऐसी होंगी जिनका नाम है, एक का सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जिनके इंडिविजुअल चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, वो भी बहुत ईजी है। और फाइनली हमें रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना है, जो कि हम हेडिंग्स में देखेंगे। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी ये क्या है भाई, इसको फटाफट अच्छे से देख लो, क्योंकि इसको ही हम डीप में देखेंगे, बाकी सबकी हेडिंग्स देखनी है। भाई देखो, रिस्क ऐसा है, इसका सिंपल एग्जांपल है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप गेन और लॉस की प्रोबेबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। फ्यूचर में जो आपको गेन या लॉस होगा वो पास्ट के डेटा को देखकर आप जज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, रिस्क फिर भी होगी। हो सकता है पास्ट में गेन हुआ हो लेकिन फ्यूचर में लॉस हो जाए, या पास्ट में लॉस हुआ है फ्यूचर में गेन हो जाए, तो इसको हम रिस्क बोलेंगे। रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द आउटकम आर अननोन, एग्जैक्ट आउटकम नहीं मालूम है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी अपन पता कर सकते हैं। उसी की जगह अगर अपन अनसर्टेनिटी की बात करें ना दोस्तों, तो इसमें तो दोनों जगह कांड है, नीदर द आउटकम नॉर द प्रोबेबिलिटी, कुछ भी नहीं मालूम है, हर जगह लंका लगी हुई है, ऐसा मान के चलो। रिस्क इज अ स्टेट ऑफ नेचर, अनसर्टेनिटी इज अ स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, मतलब ह्यूमन माइंड में जो चीज़ें हैं उसको लेकर अनसर्टेनिटी है, और ये जो रिस्क है वो स्टेट ऑफ नेचर है। तो ये डेफिनेशन है। फाइनली हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ रिस्क पर। तो 4 टाइप से हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिलेगा। रिस्क बेस्ड ऑन सोर्स, तो 2 टाइप है इसके अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 टाइप से सोर्सेज हैं रिस्क के, इंटरनल सोर्स से रिस्क आई है या एक्सटर्नल सोर्स से, इसको हम बाद में डीप में देखेंगे थोड़ा सा। रिस्क बेस्ड ऑन नेचर, तो कुछ रिस्क कंट्रोलेबल होगी, कुछ अनकंट्रोलेबल होगी, ये उसका नेचर है भाई। रिस्क बेस्ड ऑन स्टेटस, तो कुछ होगी इनहेरेंट और कुछ होगी रेसिडुअल। ठीक है। और रिस्क बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पर हमें कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस में, जो हम काम कर रहे हैं ना, तो कुछ स्ट्रैटेजी वाली रिस्क होंगी, कुछ ऑपरेशनल। इनके ऊपर हमें सेपरेट चैप्टर पढ़ने हैं भाई, छोटे छोटे चैप्टर है, सब रिकॉर्ड हो गया है, कुछ भी 15-18 मिनट से ज़्यादा नहीं है। और फाइनेंशियल रिस्क होगी जब आप फाइनेंशियल कॉस्ट लेके घूमते हैं। तो अभी इन रिस्क को हम डिटेल में देखेंगे, रिस्क बेस्ड ऑन सोर्स, इनहेरेंट और एक्सटर्नल। चलो जल्दी से बताओ, कौन सी रिस्क को आप इजीली या मतलब कंट्रोल कर सकते हो? इंटरनल रिस्क को, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ है। एक्सटर्नल उतनी ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं होंगी कई बार जितनी इंटरनल होगी। ये कुछ चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना है। तो इंटरनल रिस्क नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैनर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब। तो इसको कौन कौन इम्पेक्ट करता है भाई? जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, टेक्निकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है, जो प्रोसेस सिस्टम है जिसमें आप काम कर रहे हो, तो ये सब इंटरनल रिस्क होती हैं, इनको आपको मैनेज करना होता है। एक्सटर्नल रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आ रही है, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं भाई, रिसेशंस वगैरह हैं, पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, और जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं कई सारे देशों में आपस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो चेंजेस आते हैं। नेचर इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं भाई, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया, अब इसको क्या कंट्रोल कर पाओगे? इतनी दम है क्या किसी में? मार्केट और इंडस्ट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, बहुत सारे इशू होते हैं।
फाइनली ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए ठीक है कि इंटरनल रिस्क परसिव्ड टू बी मोर मैनेजेबल होती हैं एक्सटर्नल रिस्क के कंपैरिजन में। अब आते हैं हम कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल रिस्क। सबसे पहले कंट्रोलेबल रिस्क की बात करते हैं, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस रख के आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है तो भाई आप जो एंटीवायरस वगैरह है वो यूज़ कर सकते हो। एम्प्लॉय सैनिटाइजेशन टूवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो सॉरी सेंसिटाइजेशन है ना, सैनिटाइजेशन नहीं है, सैनिटाइजेशन कोविड में बहुत हो रहा था भाई लोगों का, ये सेंसिटाइजेशन है टूवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट। अनकंट्रोलेबल रिस्क ऐसी है भाई, एन आर्काइव्ड एम्प्लॉय चूजेस टू सबोटेज सम प्रोडक्शन मशीनरी, है तो इंटरनल रिस्क, मतलब एम्प्लॉय ने कुछ मशीनरी को लेकर कांड कर दिया है तो इंटरनल रिस्क है, लेकिन अनकंट्रोलेबल है, आप हर एम्प्लॉय को नहीं पकड़ के बैठ सकते। फ्लडिंग वगैरह है, टेररिस्ट स्ट्राइक्स है, टेररिस्ट अटैक है ना, तो ये जैसे भाई पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो उस समय वो पर्टिकुलर मोमेंट पर अनकंट्रोलेबल हो गया था। बाद में हमारी आर्मी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया, इतना तगड़ा दिया कि अभी तक मैचेस में वो बेचारे भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क, भाई सोर्स और नेचर में क्या रिलेशनशिप होता है देख लेते हैं। इंटरनल रिस्क, और ये एक अपना जो है सोर्स का हो गया और ये नेचर हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन नेचर की है, ये वाली सोर्स की है। इंटरनल है और कंट्रोलेबल है तो लोवेस्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल है और कंट्रोलेबल है लो है। अनकंट्रोलेबल इंटरनल है तो हाई और अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल है तो हाईएस्ट। इस तरीके से ये हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, मतलब रिस्क का रिलेशनशिप बन रहा है। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोलिंग एक्सटर्नल रिस्क, कंट्रोलिंग एक्सटर्नल रिस्क के कुछ एग्जाम्पल, इट वॉज जनरली बिलीव दैट एक्सटर्नल रिस्क आर इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, जनरली ये होता है। ठीक है, लेकिन देखो हाउ एवर नाउ विद द लॉबिंग फॉर फेवरेबल लेजिस्लेशन, देखो बिजनेस लॉबिंग का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे लॉ गवर्नमेंट बना रही है तो ये एक एक्सटर्नल चीज़ है, लेकिन आप लॉबिंग करके जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं वो लॉबिंग करके भाई गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट कर देते हैं, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। रिस्क बेस्ड ऑन स्टेटस, इनहेरेंट और रेसिडुअल रिस्क, देखो नाम से ही समझो, इनहेरेंट जो छुपी हुई है, किसी ना किसी काम को आप कर रहे हो, आप रोड पर भी चल रहे हो तो कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क है। रेसिडुअल रिस्क है भाई, कितना ही आप प्रिकॉशंस रख लो रोड पे चलने के लिए, बाइक पर आप हेलमेट लगा लो और भी जो आपको सावधानी बचा सकते हैं चीज़ें वो लगा लो, फिर भी कहीं ना कहीं खरोच आपको लग ही जाएगी। अगर आप गाड़ी से गिरते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसमें बिजनेस में भी कुछ इनहेरेंट रिस्क होती है, कुछ रेसिडुअल रिस्क होती है, कितना ही आप काम कर लो। रेसिडुअल रिस्क विच वी ईदर एक्सेप्ट और डिसाइड टू अज्यूम इट्स प्रेजेंट ड्यू टू सम रीजन सच एज हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ रिस्क बचेगा आखिरी में। रिस्क बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम ऑफ इवेंट, देखो बिजनेस में आप कुछ भी करते हो, बिजनेस में आपने स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी में ही फेल्यूर हो सकता है, ये उसकी रिस्क है। बिजनेस में आप फंक्शंस चलाते हो, फंक्शंस पीपल और जो सिस्टम है उसमें फेल्यूर हो गया तो आपका ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा। ब्रांड रेप्यूटेशन को लेकर रिस्क है। कस्टमर्स, फाइनेंस, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आपने लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट है, अब आपको वो पे ऑफ करना है, उसको लेकर रिस्क है। लॉ रेगुलेशन की रिस्क है, नॉलेज की, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, लोकेशन, है ना। और स्ट्रैटेजिक रिस्क को हम डिटेल में इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कॉम्पिटिटर्स को लेकर या किसी को भी लेकर, उसी में कांड हो गया है। ऑपरेशनल रिस्क, इसको भी चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब रिपीट हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर मैंने डिटेल में दे दिया है क्योंकि इसके ऊपर चैप्टर है। तो ब्रेकडाउन ऑफ क्रिटिकल प्रोडक्शन मशीनरी सपोर्ट सिस्टम, इसी में कांड हो गया है। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, भाई पूरा चैप्टर हम पढ़ने के बाद ये देख रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव लगभग सिमिलर चीज़ें हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट से मिनिमाइज कॉस्ट रिस्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, मेन चीज़ यही होती है बिजनेस में, प्रॉफिट बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है। नहीं होगा रिस्क मैनेजमेंट तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, आप लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बर्बादी की तरफ भी जा सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, ओवरव्यू ऑफ मिटिगेशन एंड कंट्रोल्स। क्या मिटिगेशन एंड कंट्रोल है? रिस्क मिटिगेशन, कैसे आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो।
वैसे ये डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे और, लेकिन चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा। रिस्क मिटिगेशन अवॉइडेंस कर सकते हो भाई, जैसे आपको 3-4 चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो ज़्यादा रिस्की हैं उनको आप अवॉइडेंस कर सकते हो, रिटेंशन कर सकते हो। कुछ रिस्क को आपको रिटेन करना पड़ेगा, कुछ लॉस को आपको बियर करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र कर सकते हो रिस्क को आप, इंश्योरेंस वगैरह कराकर आप रिस्क का ट्रांसफ़र कर सकते हो। हेजिंग कर सकते हो, जैसे फॉरेक्स में होता है हेजिंग का, आप पहले से ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके चीज़ों को सिक्योर कर सकते हो। फिर है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल में क्या होता है भाई, रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज़ है, रिस्क कंट्रोल अलग चीज़ है। रिस्क कंट्रोल एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बड़ी चीज़ है, उसके अंदर ये रिस्क कंट्रोल आएगा। और हमने ये मिटिगेशन की टेक्निक देखी, कंट्रोलिंग द रिस्क बाय सिलेक्टिंग दोज टेक्निक दैट विल रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ लॉस एंड रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ लॉस इज रिस्क कंट्रोल। ये डेफिनेशन एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है। अब अपॉर्चुनिटी इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर सीए, तो ये रिस्क सीए एज अ मैनेजर, देखो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर बन सकता है। तो सीए जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और जो फाइनेंस को लेकर रिस्क अराइज हो रही है उनको लेकर बहुत अच्छे से कंसल्टेंसी कर सकता है। एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ ऑफ कंपनी बन सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि ये भाई इनकी मेन ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे बिजनेस के मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो अगर सीईओ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। चीफ रिस्क ऑफिसर बन सकता है, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट रोल होंगे। सीए एज एन ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिटर ये इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करवा के रिस्क मैनेज कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर ओपिनियंस वगैरह देगा, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं। और एज ए कंसल्टेंट भी सीए रिस्क मैनेजमेंट में काम कर सकता है। तो ये सीए के रोल थे जो हमने ऊपर से देखे, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। तो हमें मेनली जो इससे मालूम चला है कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट बहुत इजी है, ऐसे ही हमें इसमें पढ़ना है। कोई सेक्शन नहीं है, कोई लॉ वगैरह का लफड़ा नहीं है, बेसिक थ्योरी को हमें समझना है। तो इस सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं।